नमस्कार। जी नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक आलोचक संजुल शर्मा जी के साथ जबलपुर से। विनोद जी कुमार शुक्ल उपन्यासकार और कवि, ज्ञानपीठ से लेकर साहित्य अकादमी और अभी जो है वो 30 लाख की हम्म, रॉयल्टी जो उनको मिली है उसको लेकर के चर्चा के केंद्र में है, न कि विवाद के केंद्र। जी यही जी हम जी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मार्क्सवादी आलोचक हैं, जो कोई भी मार्क्सवादी आलोचक हैं, अगर मान लीजिए कि वीरेंद्र यादव, लखनऊ के जो वीरेंद्र यादव भी जो है मार्क्सवादी आलोचक हैं, और फिर वो जी मार्क्सवादी विचारधारा में उनका जो है चिंतन मनन चलता रहता है। हम उसको भी हम्म कहीं न कहीं उसको इंगित कर रहे हैं कि उसी रूप से वो सोचते हैं। जो उनके पास एक कहीं न कहीं उसके एक उसको उसके माने आप कह सकते हैं कि एक उनका कोई स्ट्रक्चर है वो मार्क्सवादी, उसके हिसाब जी से जी रचनाओं का मूल्यांकन करते हैं। जी जी विनोद जी कुमार शुक्ल को आपने खूब पढ़ा है, क्योंकि आपके पिताजी कवि मलय जी के काफी गहरे मित्र रहे हैं, उनके परिवेश को जी जानते हैं, शुरुआती से परिवेश को जानते हैं। जी जी से भी सुने हैं, पिता पहले भी हम लोग कुछ इस तरफ इस इशारों इशारों में हमने बात की थी। क्या आपको जी लगता है कि उनके इस उनके मानस को, उनके लेखन को, उनके पूरे व्यक्तित्व को हम मार्क्सवादी चश्मे से जबरन समझने की कोशिश करें, उनको कला प्रपंची कहें, उनको मैंने आज की जो मुठभेड़ करने वाली एक वैचारिक मुठभेड़ की जो बात होती है, जनवाद की जो बात होती है, क्या जो जी सौंदर्यवाद जो होता है, जिसको सौंदर्य को लेकर के खुद मार्क्स की काम करने, कार्ल मार्क्स की इच्छा थी कि सौंदर्य पर काम करें, और बाल्जाक के उपन्यास पर वो काम भी करना चाहते थे, उनको उम्र जी नहीं उस जी तरह से मिली। तो सौंदर्य को, साहित्य के सौंदर्य को और विचारधारा के सौंदर्य, माने जो उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं, ढांचा जो होते हैं, आप थोड़ा इसके बारे में बताएं कि दरअसल सच्चाई क्या है, और क्या ये जबरन आप किसी को कह सकते हैं कि ये रचना को पढ़िए पाठक को, इस रचना को नहीं पढ़िए जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि अ, वीरेंद्र यादव जी जिस तरह से विनोद कुमार शुक्ल को देख रहे हैं या आज की शक्ल में देख रहे हैं, और जहां तक मैंने पढ़ा है, मैं यदि उसको दृष्टि से देखूं तो विनोद कुमार शुक्ल की जो कविता की जो शुरुआत होती है, वो यदि उसके इतिहास, उसके हम प्रारंभिक बिंदुओं पर जाएं तो 1965 के लगभग में जबलपुर से शुरू होती है, और वो राजनांदगांव से होती हुई उनके उपन्यास और सारी चीजों की तैयारी होती है। लेकिन हम ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं, मैं मतलब ये कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैं कह सकता हूँ कि विनोद कुमार शुक्ल की जो रचना प्रक्रिया है, या जो उनकी लेखन का जो भाषाईपन है, वो बिल्कुल अलहदा है, अलग तरह का है, अलग तरह का है। इसीलिए क्या होता है कि जो मार्क्सवादी ठेठ जो आलोचक है, कभी अलहदा जो रचना काल होता वो होता है, उसको स्वीकार करने में बड़ा उसको संकट होता है, बहुत संकट होता है। इसी प्रक्रिया में मैं यदि रामविलास शर्मा को देखूं, मैं मुझे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि रामविलास शर्मा ने भी मुक्तिबोध को इसी तरह से स्वीकार नहीं किया था कि अरे यार ये क्या कह रहा है, ये तो सिजोफ्रेनिया का शिकार है, इस तरह की बातें कर रहा है। तो मुक्तिबोध जो है, भले ही रामविलास शर्मा ने उनको सिजोफ्रेनिया कह दिया, जो कुछ कह दिया, लेकिन क्या मुक्तिबोध मार्क्सवादी विचारधारा से अलग थलग पड़ गए क्या? मुझे तो नहीं लगता। इसी दृष्टि से यदि हम वीरेंद्र यादव जी को देखें, तो वीरेंद्र यादव जी जो है, उनकी कलात्मक योग्यता और उनकी कविता की जो पुरानी चीजें हैं, उसको यदि आप ठीक तरह से पढ़ते होते, या वह आदमी नया गर्म कोट पहन करके कुछ कविताओं को पढ़ते होते, तो शायद ये जो बात उन्होंने कही गई है, दीवार में खिड़की रहती है, या नौकर की कमीज के बारे में उन्होंने जो कहा है कि वह विश्व की नागरिकता की ललक में भाषाई खिलंद्रेपन का नट संतुलन करते हुए कलात्मक चकाचौंध को जन्म देती है। ये जो उपन्यास जो उन्होंने कहा है, कलात्मक चकाचौंध नहीं है भाई, ये चकाचौंध कहाँ से आ गई? एक गरीब नौकर है, एक गरीब निम्न मध्यम वर्ग का आदमी है, इसमें कलात्मक चकाचौंध और विश्व की चकाचौंध कहाँ से आ गई? कोई इसमें मॉल तो नहीं दिख रहा, कोई इसमें बाजार तो नहीं दिख रहा, इसमें जो पात्र है वो तो इसी वर्ग के पात्र है ना। तो ये जो बात कहीं से ठीक नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि जबरदस्ती अपने मार्क्सवाद
के जो नुकीले खीले हैं उसको ठूंसने की कोशिश, उनको घायल करने की कोशिश उनके रचना को कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल नाकारा चीज है, अच्छी बात नहीं है। किसी भी सुप्रसिद्ध आलोचक को इस तरह की बातें करते समय पहले देख लेना चाहिए कि उनका परिदृश्य क्या है, सामाजिक परिदृश्य क्या है, उनका विश्व संतुलन क्या है। उनके सामाजिक परिदृश्य के उपन्यासों को तो पढ़िए भाई आप पहले, फिर आप अपना उसमें कहिए कि खिलंदड़ापन है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं। जैसे हम कहें कि भाई केदारनाथ अग्रवाल हैं या नागार्जुन है, वो सीधे सीधे वार करते हैं, दिखते हैं कि ऐसा है वैसा है, भाई ऐसा है। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना है कि कोई लेखक जो है केवल विचारधारा का झंडा लेकर के अपनी ताकत को वहां पर बताए और सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो वो रचनाकार ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता भाई। यदि उसकी कलात्मक योग्यता नहीं है, यदि उसकी रचना की अपनी चेतना नहीं है, तो वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। उसमें अपनी भाषा और अपना जो रचना प्रक्रिया है या जो भी वो शैली बना रहा है, भाषा शैली अपनी बना रहा है, भाषा जो है उसको अर्जित करना पड़ता, तभी वो लेखक बनता है। लेखक कोई विचारधारा की धरातल पर नहीं बनता। विचारधारा तो उसकी पूंजी है जिसके आधार पर वो अपनी धारें तेज करता है, लेकिन भाषा शैली और अपनी बनाता है। यदि वो भाषा शैली और अपनी तैयार कर रहा है, अपनी रचना प्रक्रिया अपनी अलग तैयार कर रहा है, अपनी अलग भाषा तैयार कर रहा है, तो उससे मार्क्सवाद को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए और ना ही आलोचकों को तकलीफ होना चाहिए। उससे उसकी तरह की तलाश की जाना चाहिए। और यही कारण था कि रामविलास शर्मा जी को लगा और ये नामवर सिंह को नहीं लगा बाद में जाकर के भाई ये तो ठीक है। और इस बात को बाकी लेखकों ने, क्या वीरेंद्र यादव जी मुक्तिबोध को स्वीकार नहीं करते क्या? क्या मुक्तिबोध को बड़ा कवि स्वीकार नहीं करते क्या? सवाल ये भी पैदा होता है। तो रचनात्मकता के अंदर कितनी बातें उस वर्ग की हैं, इस बात की तलाश उन्हें देखना चाहिए पहली बात। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने नौकर की कमीज में है या दीवार में एक खिड़की रहती है, इस तरह के उपन्यासों में निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की जो विडंबना है, विसंगतियां हैं, उसको उन्होंने उस ढंग से देखने की कोशिश की है कि नहीं की है, या उसे एक कला रूप मान लिया है केवल। ये जो बात है वो बहुत यानी हम इसको कह सकते हैं कि बड़ी विचित्र स्थिति को पैदा करती है। तो सामाजिक परिदृश्य के बारे में थोड़ा विनोद कुमार शुक्ल के सामाजिक परिदृश्य के बारे में कुछ बताएं कि कैसे उनका लेखक तत्व तैयार हुआ, जिसको वीरेंद्र यादव टाइप आलोचक समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। और आपने जो उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि जिस तरह से मुक्तिबोध के जीवन संघर्ष को, जीवन निर्मिति को, जीवन परिवेश को, और कुल मिलाकर के जहां से लेखन का मूल्यांकन हो सकता है उनकी सोच के अनुसार, मुक्तिबोध की सोच के अनुसार और विचार के अनुसार, विचारधारा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसी परिवेश में इनकी सोच, एक मनुष्यता को लेकर सोच, एक प्रकृति को लेकर एक सोच। अब इस आधार पर कि उन्होंने बस्तर में जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा, ये जनवाद है, ये आप ऐसा मांगते हैं उनसे ये। लेकिन क्या लेखक के स्वर, लेखक को अपनी सीमा, लेखक के अपने सौंदर्य, एक चींटी का भी संघर्ष जो होता है, और लेखक की लेखनी में अगर यह है कि वहां से संवेदना भी उसकी शुरुआत होती है। ठीक है कि मनुष्य और चींटी के संघर्ष और संवेदना को समझना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आप वैचारिक रूप से विचारधारा के आधार पर उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अनफिट आपको दिखते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं वो। जी देखिए विचारधारा के आधार पर समझना यदि कोई कर रहा है किसी भी रचना को, तो वो अन्याय कर रहा है। विचारधारा उसके अंदर की रेशा है, संवेदना है, शिरा है, वो कितनी मजबूत है आप उसके परिवेश के हिसाब से देखिए ना। आप केवल विचारधारा के आधार पर देखेंगे, कला को ना देखेंगे, तो क्या मतलब रचना का? फिर तो नारेबाजी करिए भी, जैसा हो रहा है वो कब तक जीवित रहेगी भाई? जब तक उसमें कलात्मक मूल्य नहीं है और उसकी रचना के कलात्मक मूल्यों को यदि आप परिवेश से नहीं छानेंगे, तब तक रचना कहाँ तक जीवित रहेगी? आप ये भी तो सोचिए। केवल विचारधारा के फूल लगाने से, विचारधारा की जड़ों को फिट कर देने से, हाँ जड़ें हो सकती हैं, लेकिन फूल तो कहीं कलात्मक होगा जिसमें विचारधारा और मनुष्यता के दर्शन दोनों ही होंगे। लेकिन आप काट क्या रहे हो कि नहीं भैया इसमें तो वैसा नहीं है जैसा वैसा होना चाहिए।
तो भाई हर रचनाकार की अपनी अविवेक और अपनी भाषा और अपनी सारी चीजें वो विकसित करता है, और उसी आधार पर उसे देखने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। यदि आपको नहीं पसंद है तो आप उसमें बहुत सारी गलतियां निकालेंगे। भाई विनोद कुमार शुक्ल में हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि उनकी जो कलात्मकता है या उनकी जो सारी चीजें हैं, भाषा के तौर पर देखें तो बड़ा धीमापन है, ये तो हमने कहा भी है कि बहुत धीमापन है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो उस परिवेश जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवेश है उससे बाहर भाग रहे हैं। वो उस परिवेश के धीमेपन को बता रहे हैं कि कैसी सारी चीजें हो रही हैं घटित। कोई वहां पर कोई क्रांतिकारी पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध तो है उस व्यवस्था का जो उस पूरे उपन्यास में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आप इसको क्यों नहीं नकारते? आज आप देख रहे हैं कि इतनी बुरी स्थितियों में है देश के लोग, क्या मजदूर लोग आंदोलन कर रहे हैं? क्या चुपचाप सहन कर रहे हैं जिंदगी को? तो आप इसको कैसे कहेंगे क्रांति क्यों नहीं हो रही भाई, इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे भाई? अपने परिवार के पालन पोषण की जो जिम्मेदारियां हैं परिवारों के ऊपर, इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की स्थितियां हैं, तो धीरे धीरे वो प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन कोई कहे कि भैया क्रांति कर दो तो कैसे संभव है? तो हम विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों के यदि पात्रों को देखें तो वो भले ही, ये हम कह सकते हैं कि वो पात्र कोई बनावटी पात्र नहीं है या बनाया नहीं गया है पात्रों को। वो पात्र हमारे वस्तु जगत के, जो हमारा देश है, धरातल समाज है, वहीं से उपजे हुए पात्र है। और वो पात्र में कोई बनावटी बन गया, उनके चरित्र को जबरदस्ती बनावट कर क्रांतिकारी नहीं बनाया गया। वो कहीं ना कहीं वो दिख रहे हैं कि भाई ऐसे लोग हैं दुनिया में, लेकिन उनका प्रतिरोध है। वो चाहे कम हो चाहे गुस्से में हो, वो प्रतिरोध तो दिखाई पड़ रहा है। उस प्रतिरोध को आप मूल्यांकित करिए, आप उसको विचारधारा के कढ़ाई में तलिए मत कि भाई ऐसा नहीं है, और उसको नष्ट मत करिए। तो मुझे नहीं लगता, आप जिस तरह से विनोद कुमार शुक्ल को यदि 30 लाख रुपए मिल गए हैं तो बड़ी बात है, लेखक को दे दिए गए हैं, लेकिन आप उसको पूंजीवाद के, हम लोग नाप रहे हैं कि भाई पूंजीवाद का एक नया इशारा है, लेकिन मैं उनकी रचना को उस ढंग से नहीं देखता। मैं उनकी रचना को दूसरे ढंग से देखता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि रचना में उनका कलात्मक मूल्य तो है, लेकिन उनके पात्र क्या कह रहे हैं इस पर भी विचार करने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि वीरेंद्र यादव ने उस तरह से विचार करने की कोशिश की है। एक जगह उन्होंने अपने लेख में लिखा है, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वे लिखते हैं। हम उसके पहले आप उसको जी बताएंगे। उनकी जी। उनकी किताब है एक सबाल्टर्न प्रस्तावना, अच्छा अच्छा। उपन्यास हाँ हाँ उपन्यास और वर्चस्व की सत्ता। हाँ 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 हाँ। ठीक है, ये राजकमल जी जी। प्रकाशन से प्रकाशित है। ये वीरेंद्र हाँ हाँ हाँ। यादव की किताब है। इसको समझिए अच्छा कि अच्छा। अपनी समझ में ये कितने कंफ्यूज्ड हैं ये। आ, जो जी जो बिल्कुल। विनोद कुमार शुक्ल को कह रहे हैं, लगभग कुछ हाँ कुछ उसी तरह से वो जो चीज खोजते हम्म, हैं, इन हाँ। उपन्यासों में भी उसकी कमी दिखती है। थोड़ा एक पैरा देखिए, ये शुरुआती पेज के हैं। जी जी। लिखते हैं कि भारतीय सामाजिक संदर्भ में सबाल्टर्न पद्धति से गुजरते हुए मैला जी आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु एवं आधा गांव, राही जी मसूम रजा के साथ साथ अलग अलग बैतरनी, शिव प्रसाद सिंह, जी जी डूब वीरेंद्र जैन, जी। इदन्नमम, मैत्रेयी पुष्पा, हम्म। जी वह मुखरा क्या देखें अब्दुल बिस्मिल्ला जी जी। विशेष रूप से याद आते हैं। यूं तो उपन्यास और भी हैं, लेकिन यह चर्चा उन्हीं उपन्यासों पर केंद्रित है जिनमें इतिहास व समाज के निम्न वर्गीय प्रसंग, अच्छा। जिनमें इतिहास व समाज के निम्न वर्गीय प्रसंग सबाल्टर्न बृहतर बेहतर बृहत्तर समाज के साथ साथ सीधे सीधे हम्म। मुठभेड़ की मुद्रा न अपनाकर भी अपनी चेतना के बदलाव की प्रक्रिया को उद्घाटित करते हैं। ठीक है। अच्छा। जी जी लेकिन जी। लेकिन यह प्रक्रिया हमेशा ऊर्ध्वगामी न होकर के अक्सर अधोगामी ही भी होती है। अच्छा। ठीक ठीक। ऊर्ध्वगामी ही न होकर के अक्सर अधोगामी भी होती है। लेनिन जी का एक कदम आगे दो कदम पीछे का सिद्धांत यहाँ बखूबी लागू होता है। माने एक कदम आगे जाने के बहाने दो कदम पीछे का सिद्धांत इन उपन्यासों में यहाँ लागू बखूबी होता। लागू होता है। संयोग नहीं है, हम्म। संयोग नहीं है कि यहाँ संदर्भित सारे उपन्यास ग्राम केंद्रित हैं।
क्योंकि भारतीय समाज का कोई भी अध्ययन, विशेषकर सबाल्टर्न अध्ययन, ग्राम केंद्रित हुए बिना पूर्ण नहीं हो सकता। जी। आखिर वर्गों में बटे भारतीय समाज एवं पांचवें वर्ण की नियति को प्राप्त जी। स्त्री जी। की दशा एवं दुर्दशा की चर्चा ग्रामीण समाज के बिना कैसे संभव। आप सोचिए, इन उपन्यासों में भी वही तरह के, वो तो उनको यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा। नहीं तो वो जो कह रहे हैं वहां पे, जो बात वो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनमें भी लागू हो रही है, विनोद कुमार शुक्ल यही के यही उपन्यास यही में। यही यही तो ढांचा, यही जी। तो स्ट्रक्चर है वो हाँ। मार्क्सवादी हाँ। स्ट्रक्चर। हाँ। मार्क्सवादी स्ट्रक्चर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हाँ। हाँ। मार्क्स को लेकर हमने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि वो बाल्जाक के उपन्यास में सौंदर्य बोध और उस पर वो लिखना चाहते थे। हाँ। तो तो ये ये जो चीज, बात। जी, जी। वो जी। जो उनकी पंक्ति आप है वहां पर, वो आप सुनाइए क्या कह रहे थे। जी, वो ये कह रहे हैं कि ये जो वो कहते हैं कि अ, बदलते सामाजिक परिवेश, दूसरी विश्व नागरिकता की ललक में भाषाई खिलंदड़ेपन का नट संतुलन करते हुए कलात्मक चकाचौंध को जन्म देती है, जो यथार्थ के दृश्य ओझल कर देती है। भाषाई खिलंदड़ापन अपनी अंतिम परिणतियों में त्रासक यथार्थ के साथ क्या सलूक करता है। विनोद कुमार शुक्ल की उपन्यास त्रयी, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, एक दीवार में खिड़की रहती है, इसका ज्वलंत उदाहरण है। ये खिलंदड़ापन कह रहे हैं भाषाई त्रासक के साथ, है ना। निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं और विसंगतियों को अपने कथा वस्तु बनाने के बावजूद ये उपन्यास अपनी अंतिम परिणतियों में महज एक कला रूप बनकर रह जाते हैं। काल व परिवेश में कैद से मुक्त उन उपन्यासों का अपना एक स्वायत्त संसार है। इनके सभी पात्र सीमित क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लगभग सनकी से एक ही भाषा बोलते हैं, सम मानसिकता से ग्रस्त हैं। नौकर की कमीज के मुख्य पात्र संतू बाबू के माध्यम से निम्न मध्यम वर्गीय जीवन के प्रसंग विदूषकीय प्रक्षेपण की तरह प्रस्तुत होते हैं। विदूषक कहा है उन्होंने, ना कि त्रासद यथार्थ के रूप में। कहीं तो वे इतने निरीह व व्यक्तिहीन दिखाई देते हैं कि नौकर की कमीज पहनकर साहब के लान की निराई करने लगते हैं, तो कहीं सामाजिक स्थितियों के दार्शनिक व्याख्याकार। उनकी कुंठाएं भी क्षुद्र ना होकर वैश्विक थी। स्वयं संतू बाबू के शब्दों में, मैं कभी घोड़े पर नहीं बैठा था, लेकिन हवाई जहाज में बैठना किताबें और सिनेमा में इतना सामान्य हो गया था कि हवाई जहाज में बैठना मुझे मालूम था। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, दिल्ली, नागपुर, दिल्ली हवाई किराया मुझे मालूम था। मुंबई के ओबेरॉय काउंटी लंदन का सुख सुविधा भी मुझे मालूम थी। इतना ही नहीं, उन्हें यह संज्ञान भी था कि हम लोगों की सारी तकलीफें उन लोगों की होशियारी और चालाकी के कारण थी जो बहुत मजे में हैं और जिसमें हमारा परिचय नहीं था। वर्गीय समझ का यह पैनापन संतू बाबू की इन स्पत्तियों तक ले जाता है, पर संघर्ष का दायरा बहुत छोटा था। प्रहार दूर दूर तक, धीरे धीरे होते होते इसलिए चोट बहुत जोर की नहीं लगती। शोषण इतने मामूली तरीके से असर डालता था कि विद्रोह करने की किसी की इच्छा नहीं होती थी। नौकर की कमीज, संतू बाबू की निष्पत्तियां व वर्गीय समझ का यह पैनापन उनके दिनों दिन के जीवन के आचरण से सर्वथा बेमेल है। सामान्य जीवन में जहाँ चेखों की कहानी क्लर्क की मौत के मुख्य पात्र के नजदीक खड़े होते हैं, वही बौद्धिक सोच में वह किसी क्रांति दृष्टा से कम नहीं। वास्तव में संतू बाबू के चरित्र का यह फांक भारतीय समाज के निम्न वर्गीय जीवन की फांक न होकर स्वयं उपन्यासकार की दृष्टि की फांक है। यह उपन्यासकार और चरित्र के स्वयं को न अलग कर पाने की असफलता है। उपन्यास के अंत में संतू बाबू नौकर की कमीज का चिन्नी चिन्नी करना, फिर प्रतीक दहन की उपन्यास की सहज स्वाभाविक तार्किक परिणति न होकर लेखकी आरोपण को बनकर रह जाता है, जिस निष्कर्ष भारतीय सुर्ख सवेरा को समाजवादी यथार्थवाद के खाते में दर्ज कर प्रतिबद्ध सृजनात्मकता के परखच्चे उड़ा दिए जाते हैं, वह नौकर कमीज की कलात्मक अनुमिति के रूप में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए नहीं कि नौकर की कमीज किसी बेहतर राष्ट्रीय रूपक या बड़े जीवन दर्शन को रेखांकित करता है, बल्कि इसलिए कि भाषाई स्तर पर वह एक ऐसा शांत और निरुद्देक मुहावरा प्रदान करता है जो जीवन के रचे पगे होने की प्रतीति कराते हुए उससे कहीं अलग और स्वायत्त रहता है। दर्शनार्थ विनोद कुमार शुक्ल की औपन्यासिक रचना में एक ऐसे लिखने का खेल खेलते हैं जो शाब्दिक तो है लेकिन भाषिक नहीं। विनोद कुमार शुक्ल की भाषा में बिंब, दृश्य, शब्द, दर शब्द पटे पड़े हैं। शब्द इन बिंबों के दृश्यों को चाक्षुष बनाने का एक माध्यम भर है, एक शाब्दिक खेल है। भाषाई कौशल उनके बाद के दोनों उपन्यास, खिलेगा देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती में, चरम पर है। इन दोनों ही उपन्यासों में ना कोई सुसंगत कथा सूत्र है, ना समय समाज की कोई हलचल, बस भाषा की डोर पर शब्दों का आलाप है जो किसी विलंबित ख्याल की तरह कुछ रसज्ञ लोगों को भाव विभोर कर सकता है तो अधिकांश को भौचक।
भाषा का तिलिस्म गढ़ते गढ़ते विनोद कुमार शुक्ल अपनी उपन्यास की कथा भूमि को भी तिस्लमी बना देते हैं, फिर चाहे वह आदिवासी अंचल का कोई गांव हो या पिछड़े इलाके का कोई कस्बा। यहाँ रेणु की तरह प्रकृति का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव विनोद कुमार शुक्ल की औपन्यासिक गद्य में नहीं है। वह प्रकृति के तिलिस्म गढ़ते हैं और तिलिस्म को गढ़ने की प्रक्रिया में वह अपने औपन्यासिक पात्रों को भी तिलिस्मी बनाकर रख देते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं, तिलिस्म कह रहे हैं हाँ, कि आपको लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास और उनकी भाषा और उनके पात्र में तिलिस्म कहीं आपको नजर आ पा रहा है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई तिलिस्म नौकर नजर नहीं। नौकर की कमीज में और दीवार में खिड़की रहती है, हाँ, मैं नहीं, कहीं जैसे कोई उपन्यास तिलिस्म के नहीं नामों में है। तिलिस्म कहीं आपको दिख रहा है? नहीं, कोई कोई जादू नहीं है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि जादू है। वही बात जो जादू मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुक्तिबोध की कविता जो अंधेरे में कोई कहे कि तिलिस्म है, जादू है, जादुई अंधेरा है, ये है वो है, वो उसमें विनोद कुमार शुक्ल की उपन्यासों में वो जादुई अंधेरा देख रहे हैं। देखिए, शब्दों के अलग दरवाजे होते हैं, शब्दों के दरवाजे में कई दरवाजे होते हैं। जैसे उन्होंने कहा दीवार में एक खिड़की रहती है। अब इसके इसके बिंब को समझने की कोशिश करें कि दीवार में खिड़की रहती का मतलब खिड़की क्या करती है। खिड़की क्या करती है? खिड़की एक स्वतंत्रता का नारा देती कि भैया जिस दीवार के अंदर आप कैद हो उसके बाहर एक खिड़की है जो कहीं आपको आगे की चेतना का, मनुष्यता की चेतना का रास्ता दिखाने के लिए खिड़की रखी गई है। खिड़की रहती इसीलिए है, दीवार बंद नहीं है, एक उजाला है वहां से आने के लिए, प्रकाश का उजीला है, हवा आ रही है वहां से। कहीं ना कहीं वो आगे के मनुष्यता के बढ़ने का क्रम तो है ना। दीवार में खिड़की रहती का मतलब क्या है? वो खिड़की की तरफ क्यों देखता है नायक बार बार कि कहीं हम इस जो अंधेरे में हैं इस अंधेरे से बाहर निकलेंगे, कहीं बाहर जाएंगे हम। इसलिए तो वो बार बार कहता है। ये जो रचनाकार है इसने अपनी किताब का नाम दीवार में खिड़की रहती है क्यों कहा? कहीं मुझे ये लगता है कि उसका कारण यही रहा होगा, तभी तो कहा होगा उन्होंने, है ना, इसलिए तो कहा होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दीवार में खिड़की रहती है तो कोई उसका कारण तो होगा भाई, है ना। या कहेंगे उपन्यास में एक कविता रहती है, उन्होंने लिखा है ना। तो उपन्यास में एक कविता रहती है, मतलब उपन्यास में भी कोई एक चीज है जो हमारे पास रहती है। रघुवर प्रसाद के बारे में जो एक उपन्यास पूरा रचा गया है जिसकी चर्चा हम लोग पहले उसमें कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये कहना कि भाई ये उपन्यास जो है बहुत, हाँ ये बात जरूर है कि उपन्यास में वो जिस तरह के उपन्यास होते हैं या जिन्होंने इनके नाम लिए आपने, या राही मासूम रजा के उपन्यासों की बात करें, या मैला आंचल की बात करें, रेणु की बात करें, या यशपाल के उपन्यासों की बात करें, या अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यासों की बात करें, तो उनसे बिल्कुल अलग किस्म की भाषा की बात यहाँ पर कही गई है। सीधा सीधा रास्ता नहीं है, रास्ता सीधा तो दिखता है लेकिन सीधा नहीं है। रास्ता सीधा है, लगता बहुत सीधा है लेकिन सीधा नहीं है। सीधे के साथ कई उलझाव हैं और उस उलझाव को जब तक आप पार नहीं करोगे तब तक आपके उपन्यास की जो गहराई है वो आपको पकड़ में नहीं आएगी। जैसे मैं कुछ कविताओं की बात करूं तो लगती है कि बहुत सीधी कविता है, कुछ नहीं है भाई इसमें, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, ये तो लिख दिया उन्होंने। लेकिन आप उसके मर्म को समझो, अंदर घुसपैठ करने की वो है ना कि रस्सी के कई कोने हम यदि सुलझाएंगे तो उसके कई रेशे रेशे होते हैं और उस रेशे रेशे को हमको पहुंचना पड़ेगा कविता में। तो यहाँ पर जो बातें दिख रही हैं कि सीधा एक रास्ता बना हुआ है तो उसके कई रेशे हैं उस शब्दों के, उसको सुलझाना पड़ेगा, तब हम उपन्यास के अंदर पेट कर सकते हैं। जैसे कि सारे उपन्यास लिखे जा रहे थे। दरअसल इनका लेख जो है, यह लेख पाखी का जो एक अंक निकला था अक्टूबर जी 2013 जी में, जी यह जी जी। लेख और विचार वहां भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं दर्ज है। वो उस लेख के हाँ पैरा के लास्ट में जो कहते हैं वो दरअसल इनकी चिंता क्या है। ये देखिए इनकी, आपकी अगर निर्मिति जो है राजनीतिक सूझबूझ के साथ होगी और उसी में आप पूरे आपका पालन पोषण हुआ है, तो आप उसे बेहतर की चीज को समझ ही नहीं सकते हैं। देखिए
तो दो इसमें चीजें इसमें होती आप हैं। लास्ट में कह रहे हैं, ये अपने लेख के लास्ट में जो पाखी में भी जो छपा है जी 2013 में, आओ जो जो आप पढ़ के सुना रहे हैं उसमें भी वही आभास मिल रहा है, और ये जो यहाँ कह रहे हैं आप बताएंगे भी उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहते हैं कि यह अकारण नहीं है कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति पूरी तरह निर्वासित है। आप सोचिए, ये लेखक हाँ लेखक क्या राजनीति कर रहा है? लेखक क्या ये उसका मोटो राजनीति करना है? पहले तो इसको नहीं देखना पड़ेगा कि क्यों वो राजनीति कर रहा है। मैंने वो पार्ट कहीं ना कहीं वो हिस्सा है वो राजनीति का। आगे देखिए, जी राजनीति का यह निर्वासन और मूर्त स्थितियों का मूर्तन ही उनके उपन्यासों की वह कलात्मक उपलब्धि है जिस पर हिंदी आलोचना के कुलीन तंत्र की सर्वसहमति है। जो कुलीन तंत्र आप कह रहे हैं, बकौल निर्मल निर्मल वर्मा, हमने अपना देखने का तरीका राजनीतिक बना दिया, बाकी सब चीजें गौण कर दी। जहां जहां कुछ भाई। लेखकों ने इसे तोड़ने की कोशिश की है, वहां वहां जी वे सफल हुए हैं। नौकर की जी कमीज एक उदाहरण है। वो साहित्य वार्षिकी इंडिया टुडे में जो है वो देखिए, 1992 में। मैं लेकिन आपको क्या एक बात। विनोद कुमार शुक्ल जी के औपन्यासिक मुहावरे में भारतीय समाज के बेहतर यथार्थ की रचना संभव है? लेकिन तब औपन्यासिक सरोकार अध्यात्म ईश्वर आत्मा तक सिमट कर रह गए हों तो यह प्रश्न गौण हो जाता है। जी। देखिए, ये जो ये कह रहे हैं कि उनका कुलीन तंत्र का उपन्यास है, तो मुझे तो कहीं नहीं लगता कि कुलीन तंत्र का। उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनका सब कुछ यदि आप बहुत बारीकी से यदि कहें, देखें, उनके घर में जाके देखें या उनके बेटे को देखें, हम दूर की बात की शाश्वत को देखें, तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि कोई कुलीन पहनावा है। बहुत साधारण किस्म के लोग, आपको लगेगा नहीं कि ये विनोद कुमार शुक्ल का बेटा शाश्वत है या विनोद कुमार शुक्ल है। पुरानी सी स्वेटर पहन के बेचारे चले गए इतने बड़े समारोह में। मैं ये नहीं कह रहा, ये कहना नहीं चाहिए, वो पहन भी सकते हैं। एक साधारण सी कमीज पहनने वाला व्यक्ति जिसको कोई लाग लपेट नहीं है, जो आप उसको कुलीन तंत्र का वह कह रहे हो, तो लेखक है भाई। उसको कोई की फिक्र नहीं है, लिखना है उसे। पक्कड़ किस्म का लेखक है वो। आप उसको, आप अभी जो हिंदी युग्म का समारोह, भले ही 30 लाख रुपए उनको मिले होंगे, लेकिन आप उनके बनाव पक्ष को देखिए ना। जितना कुलीन तंत्र का पहनावा या जितना बंठन है, नाटकीयता नरेश सक्सेना में दिखाई पड़ी होगी उनके आने जाने में, उतना विनोद कुमार शुक्ल में नहीं दिखाई दी होगी। मैं तो ये जानता हूँ, इस उम्र के बाद भी। और ना ही मैंने इतनी उम्र में उनमें कहीं इस तरह की कोई नाटकीयता देखी हो मैंने। एक आदमी जो जिंदगी भर स्लीपर पहनता रहा, उस स्लीपर ही पहनते रहे, बोलते मैं स्लीपर में ही ज्यादा कन्वर्सेट चाहता हूँ, मुझे पैर में दर्द होता है। तो वह आदमी जो बहुत साधारण किस्म का लेखक है, उसको आप क्यों ये कह रहे हो कि वो कुलीन तंत्र में घुसा जा रहा है? अशोक वाजपेयी बनठने हो सकते हैं, लेकिन विनोद कुमार शुक्ल के बारे में मेरी ऐसी धारणा नहीं बन सकती। अब ये बात जरूर है कि बहुत सारे उनको पुरस्कार मिलने के बाद भी वो कुलीन धर्म के प्रकरण में नहीं आए, ना ही उसमें घुसे। अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये तो उनका नाटक होगा, तो नाटक मुझे नहीं लगता। नाटक करना होता तो पहले ही से करता आदमी लेखक, लेकिन उनके पास कोई नाटक नहीं है। भले ही मैं उनकी रचनाओं की आलोचना कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ उनके व्यक्तित्व की बात करूँ तो मुझे ऐसा कुलीन तंत्र उनमें दिखाई नहीं पड़ता। ये बात जरूर है कि किसी भी लेखक पर, किसी भी रचनाकार पर यदि आप राजनीति की बात करते हैं, तो राजनीति के संबंध में उनकी कुछ कविताओं को यदि हम शुरू से देखते हैं, जिस पर हमने चर्चा भी की थी, और शंभूनाथ के खिलाफ भी के जो लेख है उसके बारे में भी हमने बात की थी, तो उसमें लग रहा था कि विनोद कुमार शुक्ल जो है वो है कवि, और उनकी सीढ़ी कहीं ना कहीं आम जन से है। उस निम्न मध्यम वर्ग से जुड़ी हुई सीढ़ी उनकी है। उसमें कहीं कोई उच्च वर्ग के प्रति उनका मोह नहीं है, ना ही उच्च वर्ग के प्रति उनका। ये बात जरूर है कि कोई चीज एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे होती। प्रतिरोध है, विरोध है, प्रतिबद्धता सीधे सीधे नहीं दिखाई पड़ते कि बहुत प्रतिबद्धता से विरोध कर रहा है कोई। जिस तरह से बात की जा रही, प्रतिबद्धता का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मान लिया कि भाई क्रांति करने वाला है। प्रतिबद्ध तो है, लेकिन जैसा उनको दिखाई दे रहा है समाज में, उसको उन्होंने वहां पे लिखा है। अब आप उसको कहो कि नहीं भाई ये तो राजनीतिक नहीं है, कलात्मक है, तो कलात्मक तो
क्योंकि उनकी लेखक की लेखनी अलग है और आप उसको कोई कलात्मक प्रपंच नहीं कह सकते, उनकी कलात्मक योग्यता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो कलात्मक लोग हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ, इसको सुन निर्भय जी, इस बात को ध्यान सुनिए कि जो ये कलात्मक लोग हैं दुनिया में फैले हुए हैं, जिसमें ये सारे चैनल्स आते हैं, प्रकाशक आते हैं, उन्होंने उनके इसी ये जो कलात्मक जो है, इसी की कमजोरी को उन्होंने, इसकी चीज को पकड़ करके उन्होंने अपने घेरे में डालने की कोशिश की है। शायद इसका दर्द वीरेंद्र यादव जी को ज्यादा है, स्वाभाविक रूप से। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ वो जा रहे हैं, यहाँ इसमें पैसा मिल रहा है उनको, यहाँ जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से हम इसको खारिज नहीं कर सकते कि उनकी रचना कहीं कमजोर पड़ गई या कम हो गई। रचना में है, धीमापन है, लेकिन रचना तो है भाई, और उस कवि की या उसका उपन्यासकार है, इसको तो हम मान सकते हैं। मैं इसके प्रतिरोध में नहीं जा रहा हूँ निर्भय जी, आप मेरी बात से सहमत रहते या नहीं रहते मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है। राजेंद्र यादव कहते हैं जी, उसमें जो लेख है पाखी में, जी, सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी, तो जी। उसमें वो कहते हैं कि ये आगे कहते हैं कि बहुत से कवियों ने उपन्यास या कहानियां लिखी हैं, सबसे पहला नाम तो जयशंकर प्रसाद का है। जी, खाली जी, शब्दों का खिलवाड़ करने वाले एक चंडी प्रसाद हृदयेश भी रहे, जो भयंकर काव्य शब्दों का इस्तेमाल करके गद्य लिखते थे। जी। चंडी प्रसाद हृदयेश हाँ, हाँ, नाम सुना है जी। कवियों में जो अच्छा गद्य लिखते रहे हैं, व्यापक तरह का व्यक्तिगत गद्य लिखते रहे, उनमें मुक्तबोध को मैं विनोद जी से पहले मानता हूँ। हाँ, इसमें भी नौकर की कमीज उनकी बेहतर रचना है, लेकिन मुझे उनका उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी ज्यादा पसंद है। अब इसको क्या कहेंगे? एक तरफ वीरेंद्र यादव हैं, एक तरफ राजेंद्र यादव हैं। राजेंद्र यादव कह रहे हैं कि नौकर की कमीज से मुझे दीवार में एक खिड़की रहती थी ज्यादा भाई पसंद है। जी, नौकर की कमीज जो है विद्रोह उतना नहीं है, दीवार में एक खिड़की रहती है, उसमें एक आशा का संचार दिखाई पड़ता है। नौकर की कमीज में वो ज्यादा विद्रोही नहीं होता, लेकिन दीवार में खिड़की रहती है, उसमें लगता है कि नहीं कोई आशा है, उसके पार कोई चीज है जहाँ वो विद्रोह कर देगा, इसलिए शायद उन्होंने कहा हो, ऐसा लगता राजेंद्र यादव जी ने इस बारीकी से देखा हो। नहीं, दोनों की समझ पर कुछ बोलिए ना कि हाँ, यहाँ विनोद देखिए कुमार शुक्ल ने इतनी खूबसूरती से कल्पना और यथार्थ का मिश्रण किया है कि आप कब स्वप्न युग में चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। सब कुछ देखकर लगता है कि काश यह सब कुछ हमारे साथ होता। वे भाषा को बिंबों के जरिए रचते हैं, उनकी भाषा अ, अलंकृत और वाक्य छोटे छोटे मगर गहरे हैं। मैंने हम्म, अलंकृत नहीं, अन अलंकृत हैं। मुझे हाँ, यह हाँ, उपन्यास कल्पना विलासी रुग्ण मानसिकता की उज्जवल कहानी लगता है। हम्म, लेकिन सवाल है, क्या बहुत स्वप्नजीवी होना हमें निष्क्रिय नहीं बनाता? दरअसल दीवार में हम्म, खिड़की रहती थी में हाथी और खिड़की उन महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक हैं जो गरीबी और हम्म। अभाव में रहने वाले हर त्याग के भीतर होता है। जी, हाँ ना, ये यही तो है मैं, कि भाई कोई सीधे सीधे उस चीज को ना बता करके उसको कल्पना की उड़ान से या उसके उसके मर्म को, उसकी मनोकांक्षा को नई दृष्टि से रखा है, बात तो वही है। और ये आगे ज्यादा सब अच्छे तरीके से इनकी इनकी और ये को देखिए कि बहुत कम ऐसे लेखक होंगे जिनकी रचना को पढ़कर मन में ईर्ष्या भाव जागता हो कि काश इसे मैंने लिखा होता। विनोद जी के हम्म, गद्य को पढ़कर मुझे लगता है कि काश मैंने ऐसा लिखा होता। मुझे अभी भी यह यकीन है कि उनका सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है। यही तो राजेंद्र यादव तो कह रहे हैं कि काश मैं ऐसा लिख पाता विनोद कुमार शुक्ल की तरह। भाई इसलिए क्योंकि वो अलग किस्म का है ना भाई। राजेंद्र यादव के लेखन की कविताएं सीधी सीधी हैं, ये सॉरी कहानियां सीधी सीधी हैं। विनोद कुमार शुक्ल का गद्य अलग तरह का है, जो कवि का है अपना, कवि की जो कल्पनाएं हैं, कवि का जो बिंब है, प्रतीक है, वो उसका उपयोग उन्होंने अपनी इन रचनाओं में किया है। और कवि जब
कहानी लिखता है या उपन्यास लिखता है तो उसका गद्य बिल्कुल अलग किस्म का होता है। आप इस दृष्टि से मुक्तिबोध को भी देख सकते हैं, मुक्तिबोध की कहानियों को भी देख सकते हैं कि उनकी कहानियां किस तरह की। इसी दृष्टि से मलय जी की जो खेत में कहानियां उसको देख सकते हैं, मैं दूर नहीं जा रहा। तो जो कवि की जो कहानियां होती है, जो मूल रूप से कवि होता है, वो कहानी को केवल कहने के दायरे में नहीं सोचता, वो उसके अपने एक जो उसकी मनोकांक्षा है, उसके सपने हैं, उसके शब्दों के दायरे से परे भी उसमें बहुत कुछ डालने की कोशिश करता है। इसलिए कि कवि मूल रूप से होता है, उसका गद्य या उसका कहानी, उसका उपन्यास एक नए तरह के दरवाजे खोलता है। और शायद इसीलिए जो आलोचक होते हैं उस दरवाजों से एकदम से पार नहीं निकल पाते, उनको बड़ी बेचैनी होने लगती है वहां, क्योंकि सीधे सीधे वो मूल्यांकन नहीं कर पाते और इसी तड़फ में वो मर जाते हैं बेचारे कि कहाँ जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं। और शायद यही समस्या वीरेंद्र यादव जी की भी है कि वीरेंद्र यादव जी, मुझे नहीं लगता कि वो कवि के आलोचक हैं या कविता के आलोचक हैं। यदि कविता के आलोचक होते, जिस तरह से नामवर सिंह है कविता के आलोचक मूल रूप से, तो फिर वो उनको उससे उससे परखने की कोशिश करते मेरे ख्याल से कि कविता जी। का यदि उनको समझ होती तो शायद विनोद कुमार शुक्ल कि इस उपन्यास को उस दृष्टि से परखने की कोशिश करते जिस दृष्टि से राजेंद्र यादव देख रहे हैं, क्योंकि वो तो कहानीकार थे, कविता तो लिखते नहीं थे। उस दृष्टि से कोशिश करते, मेरा ऐसा मानना हो सकता, मैं इस मामले में हो सकता गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो कवि पहले है और बाद में वो कहानीकार बना है या उसने अपना गद्य लिखा है, तो उसकी दृष्टि उस कल्पना के आकाश में तो दो गोते लगाती ही है। इसलिए इनसे उसकी कविता को कई इनसे एक एक सवाल किया जाता है, जी इनसे एक सवाल किया जाता है, ये जो इसी अंक में, बाकी के ही अंक जी में, जी कि जी जी भूमंडलीकरण के इस दौर में शब्द की सत्ता को आप किस तरह से आंक पाते हैं, विशेषकर साहित्य के संदर्भ में। अब इस सब चीज को देखना चाहिए। तो हम्म कहते हैं शब्द की सत्ता सब तरफ एक सी है, यह प्रकृति की हाँ तरह है। जैसे आकाश एक सा है, भूमंडल में छाया हुआ सूर्य एक है, और स्वयं हाँ मनुष्य भी प्रकृति का एक हिस्सा है, प्रकृति का हाँ सबसे बड़ा दुश्मन भी। शब्द की सत्ता हाँ अभिव्यक्ति की है, साहित्य हाँ अभिव्यक्ति का लेखा जोखा तो है। साहित्य कोई जी अधिकार नहीं बना पाता, सोचिएगा, साहित्य हम्म कोई अधिकार नहीं बना पाता। शब्द जी संविधान में है, न्याय के निर्णय में है, एफआईआर हाँ में है, प्रेम जी में, गाली में है। लिखे हुए को हम्म पढ़कर आंसू निकल आए, अपने हम्म किए का पश्चाताप हो पश्चाताप हम्म हो, कोई अपने को दंड भी दे दे, या छिटपुट जैसा है। लेकिन साहित्य के शब्दों का राजनीति की ताकत में कुछ करा धरा दिखता नहीं, सोचिए। लेकिन देखिए साहित्य के शब्दों का राजनीति की ताकत में कुछ करा धरा दिखता नहीं। राजनीति बड़ी ताकत है, सत्ता की हम्म राजनीति उससे बड़ी, साहित्य की हम्म उसमें कोई पूछ नहीं। सोचिए, ये तो सीधे चीज को साफ दे रहे हैं। जहां आप कह देखिए रहे हैं कि राजनीति का निर्वासन है, वहां एक हम्म लेखक मानकर ही चल रहा है कि जो भारतीय संदर्भ जैसे राजनीति में साहित्य साहित्य की कोई पूछ नहीं, साहित्य का व्यक्ति पाठक अकेला है। उसने अच्छा ठीक से अपना समूह नहीं बनाया है। कभी समूह बने होंगे, कहीं हम्म क्रांतिकारी स्थितियां बनी हों, लेकिन यहाँ अभी हम्म सन्नाटा है, बल्कि साए साए है। जी। देखिए ये जो सब सारे सवाल हैं, जिस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं वीरेंद्र यादव जी, वो देखिए दो चीजें इसमें साफ नजर आती हैं। वो क्या चाहते हैं कि जो उपन्यास है उसमें सीधे राजनीतिक झगड़े दिखाई पड़े या राजनीतिक सीधे विरोध प्रतिरोध की राजनीति जो है वो दिखाई पड़े। तो वो तो हम लोग रोज देख ही रहे हैं, टीवी चैनलों पे देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े देख रहे हैं या क्रांतिकारियां देख रहे हैं, क्रांति दिखाई जाए। तो भैया वो जमाना नहीं है कि क्रांतियां दिखाई जाए जब उस तरह की बातें हो रही हैं। अब साहित्यकार के पास किसी भी चीज को दिखाने के लिए उसके पास नए शब्दों की वर्णमाला होगी भाई, नए शब्द उसको, वर्णमाला नहीं, नए शब्द उसको निकालना पड़ेंगे, तभी तो उसकी रचना को कोई पढ़ेगा। अब कोई कहे कि प्रेमचंद की तरह आप गोदान लिख दो, तो क्या गोदान फिर से दोबारा पढ़ा जाएगा क्या, बताइए।
एक आदमी जिस तरह की कविता लिख चुका है, या प्रेम या मुक्तिबोध ने जिस तरह की कविता लिख दी है अंधेरे में, या ब्रह्म राक्षस ने भी लिख दिया है, कोई दूसरा आदमी उसी तरह की कोई कविता लिखे तो कोई पढ़ेगा क्या? तो आगे बढ़ गया है ना जमाना भाई। तो आज यदि हम विनोद कुमार शुक्ल की ये दीवार में खिड़की रहती पढ़ रहे हैं, और आज से 20 साल बाद भी कोई कहे कि भैया दीवार में खिड़की रहते लिखना चाहिए, तो हर रचना के समय के साथ साथ उसके अक्ष बदल जाते हैं, और आलोचक को उस बदलते हुए अक्ष में उस रचना को देखना चाहिए। और वीरेंद्र यादव के साथ क्या तकलीफ है कि वो पुराना अक्ष जो बना लिया है उनने राजनीतिक प्रपंच का, उसी से वो सारी चीजों को तौल रहे हैं। तो ये गलत चीज है भाई। हर रचनाकार को समय के साथ उसकी रचना का मूल्यांकन करना चाहिए। मुझे लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल को उस बदलते समय के आधार पर उस रचना का मूल्यांकन करना चाहिए। उसमें राजनीतिक चीजों की देखने के अपेक्षा उसमें राजनीतिक के कितने दिए जल रहे हैं, राजनीतिक क्रांति के, उस दिए को देखना चाहिए, ना कि मशाल को देखना चाहिए, जो मशाल देखने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि मशाल देखने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जैसी क्रांति उस जमाने में हुई थी वो क्रांति अब नहीं होगी भाई। अब तो सारी चीजें दूसरे तरह से बदलेंगी। क्रांतियों का हर्ष देख रहे हैं ना आप, नेपाल में क्या हुआ। ये इस तरह से क्रांति होती है क्या, बिना कोई विचार के, बिना कोई सारी चीजों के, कि हल्ला बोल दो भैया, झगड़ा कर लो और मिटा दो। तो कौन आके बैठ जाता? कोई तीसरा तानाशाह आके बैठ जाता है, फिर वो हल्ला होगा तो फिर चौथा तानाशाह आके बैठ जाता है। तो ये क्रांतियां तो कोई हल निकलने वाली नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं सही उनके दो सवालों को देखते हैं। एक सवाल है कि किसी भी कला की सृजनात्मकता का केंद्र क्या है। तो उसमें विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं कि प्रकृति कला की सृजनात्मकता का सीमित क्षेत्र है। इसमें सृजनात्मकता का केंद्र सबसे उपेक्षित होना चाहिए। सबसे उपेक्षित की तरफ जाना मौलिकता की तरफ जाना है। मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन भी। यदि प्रकृति मनुष्य से नष्ट हो सकती है तो उसे मनुष्य से बचाया भी जा सकता है। मनुष्य ही मनुष्य को बचाएगा, यही सृजनात्मकता है। एक तो यह हो गया। दूसरी बात है कि आपकी रचनाओं, खासकर कविताओं के बारे में कहा जाता है कि लगभग जय हिंद जैसा तेवर बाद में ठंडे भाव में तब्दील हो गया। कंटेंट पर कला का बोझ बढ़ता गया। अगर इन्हें राजनीति निरपेक्ष नहीं भी कहें तो इनमें हद दर्जे तक की शराफत है जो संघर्ष को तिरोहित करती है। आपका क्या कहना है इस संबंध में? आखिरी सवाल उनका मैं ले रहा हूँ। तो इसमें वो कहते हैं, मेरी कविताओं का नाक नक्शा वही है, तेवर नहीं बदला। मेरी कविता मेरे साथ है। मेरी कविता मेरे साथ है। मैं उसी कविता के साथ हूँ। मैं शुरू से लेकर अब तक एक ही कविता लिख रहा हूँ। जैसे मैं शुरू से लेकर अभी तक वही हूँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक ऐसी जिंदगी जीते हुए मैं एक ही जिंदगी को लिख सकता हूँ। कला कंटेंट को सार्थक बनाती है। अगर कला से सार्थक कंटेंट नहीं हो, कला भी सार्थक नहीं। भूख का लगना तो शुरू से है, पेट भरने के कारण बदल जाते हैं। भूख का लगना बदला नहीं। मैं अपनी रचना में मनुष्य निरपेक्ष कभी नहीं रहा। मेरी एक भी कविता मनुष्य निरपेक्ष नहीं। राजनीति के झंडे बदल जाते हैं, झंडे बरदार भी बदल जाते हैं। मैं डॉट पेन उठा सकता हूँ, सोचिएगा, राजेंद्र ये यादव तो ठीक, लेकिन वीरेंद्र यादव जैसे लोगों को सोचने की जरूरत है कि सीधे कह रहे हैं कि मैं डॉट पेन उठा सकता हूँ, झंडा उठाकर क्या करूंगा। सोचिए, क्या बात है। ये विनोद और आगे ने लिखा है। हाँ, ना विनोद कुमार शुक्ल के इंटरव्यू का वो जवाब पढ़ रहा हूँ। तो पहले सवाल बताया था, वो जवाब दे रहे हैं। जो पूछा गया था ना कि आपकी रचनाओं, खासकर कविताओं के बारे में कहा जाता है कि लगभग जय हिंद जैसा तेवर बाद में ठंडे भाव में तब्दील हो गया। कंटेंट पर कला का बोझ बढ़ता गया। अगर उन्होंने बहुत सही जवाब दिया है। आप क्या कहते हैं कि मैं झंडा उठाकर क्या करूंगा? मैं यह हमेशा कहता हूँ कि यदि कोई मुझे प्रगतिशील कहेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं कहेगा तो बुरा नहीं लगेगा। जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। तो उन्होंने कहा है ना कि मैं पेन उठा सकता हूँ भाई, झंडा डॉट पेन उठा सकता हूँ। हाँ, झंडा नहीं उठा सकता।
झंडा क्यों उठाएगा? लेखक झंडा उठाने के लिए थोड़ी ना खड़ा है, कोई नेता तो थोड़ी ना है। तो झंडा बरदार जो आलोचक बने हुए हैं इनको जी गिराने जी में, तो सीधे तो कह देखिए। रहे हैं कि आप झंडा उठाते रहिए, मैं डॉट पेन उठाता रहूंगा। हाँ भाई, कोई सीधा सीधा कोई वो थोड़ी ना होता है भाई। राजनीति और साहित्य, साहित्य राजनीति, साहित्य से राजनीति को दिशा मिल सकती है, लेकिन राजनीति पूरी तरह से साहित्य को विसंगलित नहीं कर सकती। जिस साहित्य में राजनीति को दिशा मिल रही है, हो सकता है वह राजनीति गड़बड़ भी हो जाए, तो उसके खिलाफ भी साहित्य लिखा जा सकता है ना। जैसे कि हम बात करें कि क्रांतिकारी से कोई व्यवस्था आ जाए और वो व्यवस्था भी गड़बड़ करने लगे, तो साहित्य उसका प्रतिरोध करेगा कि नहीं करेगा? कोई जरूरी नहीं है कि वो राजनीति जो खड़ी हुई है वो अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य तो नहीं है ना, वो अंतिम सत्य भी गड़बड़ हो सकता है समय के साथ, तो उसको भी तो बदला जाएगा ना। तो साहित्य उसके खिलाफ भी आवाज उठाएगा। तो कोई राजनीतिक प्रपंच या राजनीतिक झंडा लेने की जरूरत क्या है? वो तो कलम ही उठाएगा लेखक, है ना? लेखक जो है वो जो मनुष्यता का हिस्सा जहाँ जहाँ है, नहीं तो सीधे जवाब है ऐसे आलोचकों को, ये तो सीधे जवाब दे रहे हैं। ये इतने जो परेशान से लोग हैं उनको तो सीधे वो जवाब दे रहे हैं कि झंडा बरदारी, झंडा उठाने का काम आप कीजिए भाई लोग, मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम ही नहीं है। मैं मनुष्य निरपेक्ष नहीं हूँ, तो मैं झंडा क्यों उठाऊं? जब मनुष्य और मनुष्यता निरपेक्ष हूं ही नहीं, हर मनुष्य हमारे लिए एक है, तो फिर झंडा उठाने का सवाल तो जब भेद हो रहा तभी तो राजनीति की भी बात होती है। तभी बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि मुझे प्रगतिशील कहा तो कहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, यदि कोई नहीं भी कहेगा तो मुझे क्या लेना देना, ये भी तो कहा उन्होंने। हाँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाँ, कोई मुझे नहीं कहे तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या लेना देना। मेरे कोई कहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं कहेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, नहीं कह रहा भैया। लेकिन मेरी जो शुरुआत है, मेरी कविता यदि देखो तो वहीं से तो शुरू हुई है। मैं किसी के गौरव गान तो नहीं गा रहा हूँ ना भाई, किसी नेता के गौरव गान तो नहीं गा रहा हूँ ना। तो आपने जो समय निकाला उसके लिए आभार। हम लोग आगे भी संवाद जारी रखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि रचना को रचना की दृष्टि से ही देखा जाए। झंडा बरदारी हिंदी जैसी भाषा के लिए झंडा बरदारी ठीक नहीं है। अगर उनकी रचना से ये जो उनके शीर्षक जो हैं इन उपन्यासों के, वो अपने आप में ही कहीं ना कहीं लगता है कि एक सामाजिक वैमनस्य है, या सामाजिक जो कहीं ना कहीं मनुष्यता का रास्ता जो लेखक तैयार करता है, हमें उस दृष्टि से उस उपन्यास को देखा जाना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। मनुष्यता का जो रास्ता है, बेहतर मनुष्यता का रास्ता जो कविता या रचना या उपन्यास हमारे लिए तैयार करता है, हमें रचना को उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। किसी राजनीतिक की घोड़े पे चढ़कर हम रचना का मूल्यांकन करते हैं, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, मेरा ऐसा मानना। बातचीत के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जी नमस्कार।